मेरे फेवरेट यूट्यूब चैनल है मिस्टर मैथ बीएसएफ, और जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है एसएससी सीएचएसएल के लिए, उस सीरीज की आज नेक्स्ट वीडियो, और इसमें हम परसेंटेज की सेकंड क्लास लेंगे। और इस क्लास में मैं तुम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप के जो क्वेश्चन है यानी पॉपुलेशन के, उनके ऊपर फोकस करूंगा। और ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चंस में कुछ लोगों को विजिबिलिटी की दिक्कत आ रही थी, तो मैं उसकी जो फोटो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं पॉपुलेशन के, ये अक्सर आते हैं एग्जाम में, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक दी हुई है, अब हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं ट्रिक बता दूं कि सपोज हमारे पास एक 2023 की पॉपुलेशन है x, और अगर हमें 2025 की पॉपुलेशन बतानी है y, यानी आफ्टर 2 इयर्स या कितने समय के बाद हमें पॉपुलेशन बतानी है, और जो पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट r से डिक्रीज हो रही है, r% पर एनम प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। तो इसकी ट्रिक बताई हुई है भैया ने, ट्रिक बताई है y = x 1 ± r/100 की पावर n। इससे तुम पॉपुलेशन पालोगे 2 साल बाद। एक ट्रिक और बताइए कि अगर 2 साल पहले की कोई पॉपुलेशन पूछता है तो फिर तुम्हें ऐसे करके याद करना है, ये तो भूल जाओ, ऐसे याद करना है x = y/1 ± r/100 की पावर n। तो भाई ये ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है भाई। और एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट हमारा लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखा जाए तो कंपाउंड टेस्ट की एप्लीकेशंस है। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ट्रिक को बाद में याद करेंगे। तो ये ट्रिक को भूल जाओ, ये ट्रिक कुछ नहीं होती है, सीधा एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड टेस्ट। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो केवल इतना होता है कि अगर हमने किसी से अमाउंट लिया 100 रुपीज एट द रेट ऑफ 10%, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, दोनों केस में। ये मैं बोलता हूं सिंपल इंटरेस्ट और ये बोलता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आफ्टर 1 ईयर कंडीशन क्या बनेगी कि उस इंसान को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मान लो आफ्टर 1 ईयर हम 1 साल बाद की स्थिति देखें, तो 1 साल बाद जो उसका इंटरेस्ट बनता है, फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आता है PRT/100, यानी कि 100p हो गया, R10 हो गया इंटू 1/100 यानी 10 रुपीज। और अगर हम 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई आइटम नहीं होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट वही सिंपल इंटरेस्ट का ही दूसरा भाई होता है। डिफरेंस दोनों को अभी समझ में आ जाएगा कि अगर हम 1 साल बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट इसका देखना चाहें तो वो भी वही रहेगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम उसी तरीके से निकलेगा, सेम फॉर्मूला, और ये भी 10 रुपए ही आएगा। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सेकंड ईयर में। जब सेकंड ईयर का तुम निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे साल के लिए जब हम निकालेंगे तो साल तो एक ही रहेगा, यानी टाइम तो 1 ईयर का ही निकाल रहे हैं हम। तो जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो 100 × 10 × 1/100 यानी कि 10 ही रहेगा। यानी अब तुम कितने भी साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो वो तो 10 ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब तुम सेकंड ईयर का निकालोगे तो अब जब इसका फॉर्मूला तुम यूज करोगे वो CI वाला, मतलब फार्मूला तो ये सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला है, बट क्योंकि मैं ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा हूं तो मैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो अगर अब तुम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे दूसरे साल के लिए, तो अब ये जो P था तुम्हारा फर्स्ट ईयर का वो चेंज हो जाएगा। तो ये अब जो इंटरेस्ट निकला था तुम्हारा फर्स्ट ईयर का वो इसमें ऐड होगा और C हो जाएगा 110। बाकी सब कुछ वही रहेगा, यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम ये सिंपल इंटरेस्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। फर्क पड़ता है केवल प्रिंसिपल में कि सिंपल इंटरेस्ट में तो तुम कितने भी साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे प्रिंसिपल थ्रू आउट सेम ही रहेगा,
लेकिन कंपाउंड टेस्ट में वो जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए हम जो कंपाउंड टेस्ट को यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को, वो हम इसकी एप्लीकेशंस में जब यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये कई जगह यूज होता है। अब वो परसेंटेज का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन भी आ जाती है, उसमें कुछ जैसे तुमने कोई कार खरीदी या कोई बाइक बेची, तो उसकी भी जो वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट रेट से कम होती है। अगर पुरानी बाइक हम बेच रहे हैं नई खरीद के, तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो वो जब कम होगी तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, मान लो हम कहते हैं कि बाइक की जो वैल्यू है वो 10% के रेट से कम हो रही है, तो पहले साल तो उसकी मान लो कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो वो पहले साल में तो 10,000 रुपए कम होगी 10%। लेकिन अगले साल, अब ये नहीं कि ऐसे तो फिर 10 साल बाद उसकी कॉस्ट 0 हो जाएगी। अगर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लोगे तो 10% माइनस कर दोगे 10 साल बाद 0, लेकिन 0 नहीं होती। तो अब क्या होता है, जो सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू निकलती है, तो वो उसकी फर्स्ट ईयर की जो एंड पे वैल्यू रहेगी यानी 90,000, उसके 10% पे निकलती है। यानी वो जो उसका डेप्रिसिएशन है वो कम होता रहेगा, और अगली बार केवल उसका 9,000 रुपये कम होगा। पहले साल 10,000 कम होगा, अगले साल 9,000 कम होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो कंपाउंड टेस्ट के फार्मूले होते हैं, ये सारे फार्मूले हम वहाँ यूज करते हैं, और क्लास 8th में बच्चों को ये अलग से एक एक्सरसाइज भी कराई जाती है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड का मतलब केवल इंटरेस्ट से नहीं कि रुपए पैसे का लेन देन चल रहा है वहीं पे हम कंपाउंड टेस्ट यूज कर रहे हैं। हम कंपाउंड टेस्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं, जहां की हमें पहले साल की जो हमारी वैल्यू है उससे जो इफेक्ट पड़ता है वो अगले साल की वैल्यू पे पड़ता है, तो वह हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो ये सारे पॉपुलेशन के क्वेश्चन इसी कंपाउंड टेस्ट की एप्लीकेशंस में आएंगे। और साथ में मैंने तुम्हें बता दिया है वो जो कार या बाइक अगर हम सेल करते हैं तो उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो सिंपल फार्मूला है कि P होता है इनिशियल अमाउंट P, जिसको हम प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। यानी जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू है, स्टार्टिंग की जो वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, वो तो हो गई P। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे R मान लूं मैं, तो 1 प्लस R/100 की पावर n। अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ले लो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ले लो, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ले लो। और इसमें भी एक कंडीशन है कि जो रेट है अगर पूरे 5 साल का सेम है तब तो ये एक बार यूज कर लेते हैं और पावर को हम यहाँ लगा देते हैं। यानी 5 साल के लिए तो n=5, क्योंकि वो 5 साल रेट सेम है। लेकिन इसमें भी केस फंसता है। अच्छा पहले बता दूं, A मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू को हम A से इंडिकेट कर रहे हैं और इनिशियल वैल्यू को P से, तो यह हमारा एक फाइनल वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ A फॉर अमाउंट भी सोच सकते हैं, A फॉर फाइनल वैल्यू, यानी जैसे पॉपुलेशन है स्टार्टिंग में तो वो P हो जाएगी और 2 साल बाद की वैल्यू A हो जाएगी। तो यहां से तुम वो पॉपुलेशन निकाल सकते हो 2 साल बाद की। अब लेकिन इसमें एक गेम और चलता है कि कई बार से जो रेट है वो 2 साल का अलग अलग भी हो सकता है, 5 साल का अलग अलग भी हो सकता है। तो वहां पे जो हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 एंड सो ऑन। अब अगर ये 3 साल का है तो 3 लगा लेंगे, 4 साल का है तो 4 लगा लेंगे, P को एक ही बार यूज करेंगे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी अलग अलग हमारे ईयर्स के होंगे, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो हम यहाँ पे पुट करते रहेंगे। लेकिन ये काम कब हो रहा है, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का अलग अलग है, यानी कि जो रेट है वो अलग अलग है, तब तो हम ये यूज करेंगे। अब जैसे एक सिटी की पॉपुलेशन है और वो इनिशियली मान लो इस समय 2023 में 1 लाख है। अब 1 साल बाद उसका जो रेट इंक्रीज हुआ, मान लो 5% इंक्रीज हुई, लेकिन नेक्स्ट ईयर किसी वजह से कोरोना आ गया और वो बजाय इंक्रीज होने के 2% डिक्रीज हो गई। तो वहां फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि दोनों साल का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। भाई एक में इंक्रीज हो रही है, एक में डिक्रीज हो रही है, तो एक में प्लस और एक में माइनस, यानी ये तुम्हें प्लस माइनस यहाँ भी सोचना पड़ेगा। या दोनों में डिक्रीज हो रही है तब भी हम दोनों में माइनस लेंगे, लेकिन
अगर ये रेट सेम है डिक्रीज होने का या इंक्रीज होने का, तब तो हम ये पावर में जोड़ देंगे उसको। भाई अगर ये वैल्यू सेम होती, मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो x होता, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 100 और इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100, तो इसीलिए हम इसको लिख लेते 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी वो ऊपर वाला फार्मूला ये बन जाता। लेकिन जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था, अब यहाँ x होता या y होता, तब मैं स्क्वायर नहीं चढ़ा सकता ना, इसलिए फिर ये फार्मूले को ऐसे डिफाइन कर देते हैं। तो अब देखो इससे तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ इन्होंने जो दूसरी ट्रिक दी थी कि अगर पीछे की पॉपुलेशन निकालनी है, मान लो आगे की दी है पीछे की निकालनी है, तब तो तुम ऐसे यूज कर रहे हो, लेकिन पीछे की दी है और आगे की निकालनी है, तो ये लर्न करा रहे हैं तुम्हें ट्रिक। क्या लर्न करा रहे हैं? ये तुमसे कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हें 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि 2 साल पहले की निकालनी है और इस समय की दे रखी है, P फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट की दे रखी है और 2 साल पहले की निकालनी है। तो ये कह रहे हैं कि तुम फार्मूला ऐसे याद कर लो, P इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये इसी फार्मूले से ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। तो ये उन्होंने लेकिन तुम्हें याद करा दिया कि ये एक ट्रिक है, ये पॉपुलेशन पहले की निकालने का एक नया फार्मूला हो गया। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये पुराना ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। इसको तुम खुद भी कर सकते हो और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तुम यहाँ से सोचोगे तो तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा। यानी ट्रिक अब हुई कि तुम एक ही फार्मूले से दोनों काम कर सकते हो। अब देखो मैं तुम्हें से अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इस ट्रिक के चक्कर में ना पड़ के हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो मैं इसका तुम्हें टेलीग्राम पे फोटो भेज दूंगा, वहां से तुम्हें फोटो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को मेरे चैनल को ज्वाइन कर देना। अच्छा देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ पहले। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस। एक टाउन की पॉपुलेशन दे रखी है कुछ 1 10 100,000 10,000 लाख, 7 लाख कुछ दे रखी है पॉपुलेशन। इफ इट इंक्रीजेस, और ये इंक्रीज हो रही है एट द रेट 5% पर एनम, हर साल 5% बढ़ जाती है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, यानी 2 साल बाद, इसका मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, यानी कि बाद का अमाउंट ही है फाइनल वैल्यू। ए हमें निकालना है, तो ए निकालना है और इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है 7,05600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का रेट है तो प्लस में लेंगे, रेट ऑफ 5% अपॉन 100। अब जो कि दोनों साल रेट यही है तो होल पावर हम 2 लेके चलेंगे। अगर ये रेट अलग अलग होता, पहले साल का 5% अगले साल का 6%, तब हम जो है दोनों को चेंज कर देते। तो फिलहाल अब हमारा रेट सेम है दोनों साल का, तो इसलिए हमने ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे 7,05600। अब इसका देखो तरकीब क्या है, तरकीब सॉल्व करने की, इसकी मल्टीप्लाई ये ऐड, या अगर माइनस है तो इसकी मल्टीप्लाई और ये माइनस, तो 100 बन जाए 100 और 100 प्लस 1 5, 105 अपॉन 100 की पावर 2। सॉल्व करने का तरीका 7,05600 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। अब वैसे तुम समझदार हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरे को तो आसान ये लगता है कि जीरो खत्म कर लो, वैसे करने को इसको कैंसिल भी करते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो ये कहता हूं कि 100 को यूज मत करो, क्योंकि 100 तो बड़ी किस्मत से मिलता है। अगर नीचे डिवाइड में 100 10 1000 मिल जाए तो इसको संभाल के रखना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद है ये। और बाद में इसको बस डेसिमल शिफ्ट करने के काम में लिया करो, क्योंकि टाइम लगभग उतना ही लगेगा, इससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन 7056 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 100। अब तुम इसको केवल मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके, अब इसकी भी ट्रिक्स होती है वैसे तो कैलकुलेशन की। 105 वैसे जा रहे हैं तो ये है कि तुम खुद करोगे तो भी टाइम आ जाएगा उतने में। 5 5 से 25, 5 बन जाए 5 और जीरो करेंगे, एक जीरो लगा लो और ये 3 जीरो आएंगे, फिर एक डिजिट और छोड़ देंगे, पहले एक छोड़ी थी अब 2 छोड़ेंगे और 5 0 1, तो फाइनली 25 और 10 का 0 और ये 1 और 1,
यानी ये आया 7056 इंटू 11025 अपॉन 100। अब 100 का तो कोई रोल ही नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई करके जो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा कोई आंसर बनना हो, जैसे 11 इंटू 7 लगभग 77 के आसपास अगर कोई डिजिट आ रही हो, शायद इसके एमसीक्यू में एक ऐसी डिजिट थी जहाँ 77 आ रहा था एक आंसर में, तो वो डिजिट तुम दे सकते हो और नीचे बाद में 2 जीरो तुम्हारी कैंसिल हो जाएंगी, शायद हो ही जाएंगी, क्योंकि 5 इंटू 6 एक तो जीरो मुझे को दिख ही रही है, बाकी और मल्टीप्लाई करके जो जीरो आ जाए कैंसिल कर देना और उसके बाद में तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो कुल मिला के मतलब मैटर कोई रटने वाला नहीं है, ये कंपाउंड टेस्ट की सिंपल एप्लीकेशन है, इसे नोट करना चाहो नोट कर लो। आगे देखो, अब इसके बाद में जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, वो दूसरा ऑप्शन भी इसी फॉर्मूले से ही हम करेंगे, मैं कोई तुम्हें उसके लिए अलग से ट्रिक नहीं सिखाऊंगा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन टाउन की इतनी है और इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट 5% पर एनम, अगर वो इंक्रीज हो रही है, मतलब इस समय पॉपुलेशन दे रखी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी पी की वैल्यू दे रखी है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है 10584000। दूसरा क्वेश्चन, और ये इंक्रीज हो रही है यानी आर दे रखा है हमें प्लस का 5%, सेम क्वेश्चन है, पर एनम के रेट से इंक्रीज हो रही है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 years ago। अब पहले की पूछ रहा है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है कि इसको ट्रिक से करेंगे, इसका मतलब अब अमाउंट पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, यानी बैक गियर में अगर हम डालें तो वो बैक गियर की वैल्यू ये वाली अगर हम निकालते हैं तो ये तो 2 साल बाद की निकलेगी, लेकिन हमसे पूछ रहा है 2 साल पहले की, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 साल पहले वाली को प्रेजेंट मान लो, उसके बाद अपने आप वो तुम्हारी वैल्यू निकल आएगी, तभी तो उन्होंने फार्मूला बनाया था। यानी अब इस प्रेजेंट वैल्यू को जो इसको सोचो कि तुम्हें 2 साल पहले की निकालनी है, यानी 2000 पहले हम कर रहे थे 2023 से 2025, तो मैंने 23 वाली को पी लिया था और इसे ए माना था। अब की बार मेरे को ये दे रखी है और मेरे को ऊपर पहुंचना है, तो इस वैल्यू को ऊपर पहुंचाना है, यानी कि अब गेम को उल्टा खेलना पड़ेगा और अब इस वाली वैल्यू को जो अमाउंट है वो मान के हम पहले की पॉपुलेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी कि यहां से यहां आ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब इसको ए मान लेंगे और अब हम इनिशियल वैल्यू निकाल देंगे, यानी ये 2 साल, अब हम 23 में खड़े हो गए, वो सॉरी 21 में, अब यानी कि हम 2021 में पहुंच गए, 21 में वैल्यू इतनी है और हमें उससे 2 साल पहले की सोचनी है, 23 की आगे की सोचनी है, तो आगे की सोचनी है तो इसके बेस पे सोच लिया, अब पीछे की सोचनी है तो इसके बेस पे सोचेंगे, यानी कि अमाउंट के बेस पे। तो इसको अमाउंट की जगह लिख लो 10584000 और पी तुम्हें यानी कि आफ्टर जो 2 years है वो निकालना है 1 + 5/100। तो इसमें झंझट कोई नहीं है, बस इतना ध्यान रखना पहले की निकालनी है पुरानी वाली, तो तुम्हें इनिशियल वाली को पी समझ लो, पी को निकालना है और अमाउंट तुम्हारे पास दे रखा है, और अगर मान लो तुम्हें आगे की निकालनी है तो तुम्हारे पास पी दे रखा है, ए निकालना है, यानी ए आगे वाला हुआ और पी पीछे वाला हुआ, तो पीछे वाली निकालनी है इसका मतलब पी निकालनी है, आगे वाली निकालनी है इसका मतलब ए निकालनी है, आगे से ए और पीछे से पी, ये अपने दिमाग में फिट कर लो। तो अब देखो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा 158400 और ये वही सॉल्व होगा 105/100 की पावर 2। बस अब इतना फर्क पड़ जाएगा, जब कैलकुलेशन करोगे तो ये 105840 इज इक्वल टू, इसको 2 बार करोगे 105/100 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब ये ऊपर जाएंगे और ये नीचे आएगा, यानी P इज इक्वल टू 105840 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। वैसे ये वैल्यू हो सकता है इससे पूरा डिवाइड भी हो जाए, तो डिवाइड करके जो भी तुम्हारा आंसर बनेगा शायद इसको तुम कैलकुलेट कर लोगे, छोटा करना चाहो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अब 100 ऊपर है, तो ऊपर 100 है तो अब तुम छोटा कर सकते हो, जैसे 5 से हो रहा है 5 2 जा और 5 2 1
5 टू जा और 5 21। अब 21 से इसको डिवाइड कर लो और फिर जो आंसर है उसको एक बार ट्राई मार लो कि क्या पता वो 21 से डिवाइड हो जाए। तो फाइनली अब तुम्हारा आंसर बन सकता है। तो अब बात क्या समझ में आई कि अगर पॉपुलेशन का क्वेश्चन चल रहा है और हमें पॉपुलेशन आगे की निकालनी है, इस समय की पॉपुलेशन हमारे पास है प्रेजेंट की और आगे की निकालनी है, तो आगे से ए यानी कि तुम्हें अमाउंट निकालना है। अगर तुम्हारे पास इस समय की दी हुई है और पीछे की निकालनी है तो पीछे का मतलब पी, यानी तुम्हें अमाउंट दे रखा है पी निकालना है, तो पीछे का निकालना है तो पी निकालना है, आगे का निकालना है तो ए निकालना है। भाई ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लेना, बाकी ट्रिक कोई नहीं, फार्मूला सेम रहेगा। अब मैं इसे हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा गेम, ये भी पॉपुलेशन का ही गेम है बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, क्योंकि यहां जो हमारे पास अब क्वेश्चन आएगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। मैंने तीनों वैरायटी के क्वेश्चन ले लिए थे। तीसरा क्वेश्चन में पढ़ता हूं, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 126800, इट इंक्रीजेस बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल 15% के रेट से बढ़ रहा है एंड देन डिक्रीजेस बाय 20% इन सेकेंड ईयर। अब दोनों साल का रेट अलग अलग है, यानी पहले वाले केस में रेट दोनों साल का इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का सेम था तो हमने होल एक्सपोनेंट लगा दी, 2 साल का था तो 2 लगा दी, 3 साल का था तो 3 लगा दी। लेकिन यहाँ पे अब की बार हमारे पास पहले साल का रेट अलग और दूसरे साल का रेट अलग, और उसमें भी पहले में इंक्रीज और दूसरे में डिक्रीज, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है दोनों में अलग अलग तो फिर तुम्हें वही फॉर्मूला फैला के यूज करना पड़ेगा। अगर दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है इंक्रीज और डिक्रीज, तब तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो पावर एक लेके चल सकते हो। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और इंक्रीज डिक्रीज भी आ रही है तो तुम्हें फिर वो ब्रेक करके यूज करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला फार्मूला जो मैं बता रहा था, A इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100 1 प्लस R2 अपॉन 100, इस फार्मूले को कब यूज करना है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तब यूज करना है, या दोनों में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो बट एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज तब भी यही फार्मूला यूज करना है। तो जब ये वाली कंडीशन फंस गई तो इसके लिए तो यही फार्मूला यूज करना है। बस ध्यान रखना है ये फार्मूला 3 साल के लिए भी लग सकता है, उसमें आगे फिर ऐसे ही इंटू हो जाएगी 1 प्लस R3 अपॉन 100। माइनस अंडरस्टूड है कि अगर डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस। अब देखो यहाँ 2 साल बाद की पॉपुलेशन पूछ रहा है, बाद की यानी कि अमाउंट, आगे की पूछ रहा है यानी कि ए निकालना है। तो A इज इक्वल टू P तो हो गया हमारे पास 126800 1 प्लस, अब देखो इंक्रीज हो रही है 15% तो प्लस आएगा 15 अपॉन 100। अगले वाले में दूसरे वाले में डिक्रीज हो रही है 20% तो 1 माइनस 20 अपॉन 100। अब पावर नहीं चढ़ेगी, पावर इसलिए नहीं चढ़ेगी क्योंकि अब तो ये हमने अलग अलग दोनों साल का ले लिया, ये पहला साल ये दूसरा साल। वहां पे दोनों सेम थे तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया था क्योंकि एक ही लिखा था, वहां तुम्हें ध्यान आ गया होगा, वहां एक ही लिखा था इसलिए उसके ऊपर स्क्वायर लगाया था, क्योंकि स्क्वायर का मतलब हम दोनों सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 चढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्योंकि दोनों अलग अलग थे तो अब तुमने दोनों अलग अलग ब्रेक करके दिखा दिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, 126800 एलसीएम ले लो तो 100 बन जाए 100 प्लस 115 अपॉन 100 इंटू 100 बन जाए 100 और माइनस आ रहा है तो 20 माइनस करेंगे 80 अपॉन 100। सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी सिखा दिया, 126800 115 अपॉन 100 और 80 अपॉन 100। एक जीरो से पहले जीरो उड़ाओ, अभी देखो 2 जीरो और कम हो रहा है, इनको भी कम कर लो। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, 1268 115 इंटू 8 अपॉन 10। 10 को टच मत करो, बस ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करो और शायद 8 5 जब 40 एक जीरो और आएगा उससे जीरो कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करके तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। आंसर को अप्रोक्सीमेटली देख लो, अगर ऑप्शन में से कोई बन रहा है जिसमें कि तुम्हारी शुरू की कुछ डिजिट मिल रही है और बिल्कुल ऑड आंसर है, वैसे चांस थोड़े कम होंगे, वरना तुम पूरा मल्टीप्लाई भी करोगे और इसके लिए तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट वो है क्वेश्चन नंबर 4।
अब मैं यार थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पॉपुलेशन में यही 2 वैरायटी के क्वेश्चन है। आगे भी मैं तुम्हें किस कंपाउंड टेस्ट के एप्लीकेशंस के क्वेश्चन दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो पीछे के तुम्हारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं उनमें से कलेक्ट करूंगा मैं, कि जो पीवाईक्यूज है लास्ट ईयर के, जिससे कि तुम इनको करके जाओ तो ये एग्जाम में भी तुम्हें मिले, यानी तुम्हारी एग्जाम में भी हेल्प हो। इस हिसाब से मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा, यानी ऐसे नहीं कि केवल मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल दूंगा, मैं साथ में कोशिश करूंगा कि तुम्हें उन क्वेश्चंस को करने के बाद एग्जाम में भी हेल्प मिले। तो अब ये देखो, आज हम थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहे हैं, एक और दूसरा ट्रैक हम डिस्काउंट पे चल रहे हैं। डिस्काउंट में भी मैं तुम्हें बता दूं, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि जो हम लोग चाहे तो सोच सकते हैं, वो प्रॉफिट लॉस से कनेक्टेड होते हैं वैसे, यानी कि एक तरह से जहां प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट चलता है वहीं सेम डिस्काउंट चलता है। तो मैं तो दोनों चीजों को लगभग एक के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता हूँ। अभी मैं जब प्रॉफिट लॉस पे आऊंगा तो तुम्हें डिस्काउंट उसके साथ में दोबारा से समझाऊंगा। फिलहाल परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें मैं डिस्काउंट का कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है डिस्काउंट द डिफरेंस बिटवीन ए 40% डिस्काउंट ऑन 1000। एक अमाउंट है 1000 रुपीज का और इस पे डिस्काउंट दिया 40%। दुकानदार कभी कभी तुमने भी लिखा देखा होगा बोर्ड पे कि कभी कभी सिंगल डिस्काउंट मिलता है, कभी कभी डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलता है, डबल डिस्काउंट। तो वो देखा जाए तो एक तरह का फरेब होता है, धोखा होता है। हमें देखने में लगता है कि वो हमें 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, पर कई बार से नुकसान हो जाता है। अभी देखते हैं। तो 40% डिस्काउंट दे रहा है वो, और इसके अलावा एक वो गेम खेल रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10% ऑन द सेम अमाउंट। एक वो दूसरा गेम खेल रहा है कि एक बार वो 2 डिस्काउंट एक साथ दे रहा है, 30% और फिर 10%। सीरियल का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर तुमने 10 को 10-30 कर लिया तो भी गेम फर्क पड़ जाता है आंसर में। तो ध्यान रखना, पहला डिस्काउंट D1 ये है और दूसरा डिस्काउंट D2 वो है। ये दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा सक्सेसिव डिस्काउंट में। तो ये भी गेम है। अब यानी कि 2 लोग अलग अलग शॉप से परचेज करके लाए। एक शॉपकीपर 40% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है और एक शॉपकीपर 30 + 10 दे रहा है, यानी 30 और 10। तो अब उसको जो अमाउंट है, डिफरेंस बताना है हमें कि वो जो अमाउंट वो देगा यहाँ पे, इस केस में जो पे करेगा, इस केस में जो पे करेगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो भाई देखो, डिस्काउंट के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तुम चाहो तो 2 मिनट में उसे याद कर सकते हो। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, MP। तो यही ट्रिक हो जाएगी, वही फॉर्मूला को वो ट्रिक का नाम देते हैं, तो यही ट्रिक बन जाएगी। मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, जैसे प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। तो डिस्काउंट एक तरह से दुकानदार का लॉस है। ये चीज अपने दिमाग में फीड कर लो तो तुम्हारे सारे आंसर आ जाएंगे। ट्रिक बता दी मैंने तुम्हें कि डिस्काउंट एक प्रकार का लॉस ऑफ द शॉपकीपर। अब यानी कि उसका जो फॉर्मूला बनता है, अब जैसे एक डिस्काउंट है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 डिस्काउंट होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। फॉर्मूला हमें याद करना है कि मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जिसपे हम खरीद के लाएंगे, यानी अमाउंट वट एवर वी पे आफ्टर द डिस्काउंट। SP बोल दिया मैंने उसको, दुकानदार के लिए वो SP हो जाएगी। अब लेकिन इसको जो डिस्काउंट की कैलकुलेशन है वो हम कैसे करते हैं। तो डिस्काउंट सिंपल परसेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए की चीज है और 10% डिस्काउंट है तो सीधा 100 का 10% निकालो, 10 रुपए आ जाएगा। यानी कि परसेंट से सीधा डिस्काउंट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जितना परसेंट वो डिस्काउंट दे रहा है, जितनी मार्क प्राइस है उससे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट। अब अगर मैं इसमें से मार्क प्राइस को कॉमन कर लूं तो ये फार्मूला तैयार कर दिया मैंने। अब तुम इसको याद कर सकते हो। ये सीधा फार्मूला हो गया कि SP = MP × 1 - डिस्काउंट परसेंट। अब अगर डिस्काउंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 है तो यहाँ पे दूसरा भी लग जाएगा इंटू में, जैसे भी कंपाउंड टेस्ट में लगाया था। यानी उसका फार्मूला बन जाएगा MP 1 - D1 × 1 - D2। 3 है तो इंटू में तीसरा लग जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले तुम्हें अपने दिमाग में रखने हैं। एक डिस्काउंट है तो MP × 1 - डिस्काउंट परसेंट, 2 है तो 1 - D1 × 1 - D2। इससे फार्मूले से तुम ये अलग अलग अमाउंट निकाल लो। तो मैं ये फार्मूले स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट कर लो कॉपी में। अब मैं देखो इसका निकाल के दिखाता हूं तुम्हें।
कि पहले केस में जो अमाउंट निकलेगा जब वो 1 डिस्काउंट दे रहा है पहले वाले केस में, फर्स्ट केस, तो एसपी जो आएगी वो आएगी 1001 माइनस 40%। परसेंट का मतलब पता ही है, परसेंट हटाओगे अपॉन 100 लगाओगे तो 1040 अपॉन 100। अब बहुत से लोग इसको डायरेक्ट भी याद करा देते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, तो भाई इसको तुम परसेंट सोच लो या वो फार्मूला रट लो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। फार्मूला ऐसे आसानी से याद हो जाएगा, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और वरना परसेंट का कॉन्सेप्ट तो तुम बाद में भी लगा सकते हो। अब एलसीएम वही 100 माइनस 100 में 40 गया तो 1000 इंटू 60 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 600 रुपए की चीज बिकेगी। पहले केस में अगर 40% का फ्लैट डिस्काउंट है तो आइटम जो मिलेगा वो 600 रुपए का मिलेगा। अब दूसरे केस में, सेकंड केस, अब लेने जाएगा तो एसपी जो मिलेगा वो मिलेगा 1000 तो रुपये, अमाउंट तो वही है। अब 1 माइनस 30% और 1 माइनस 10%, क्योंकि ये भी वही कंपाउंड टेस्ट का गेम है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, यानी पहले बार जो डिस्काउंट मिल जाएगा उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे डिस्काउंट मिलेगा, वो पहले वाले अमाउंट पे नहीं मिलेगा, वरना तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर रेट सेम रखोगे अमाउंट दोनों डिस्काउंट के समय तो लॉस में जाएगा दुकानदार। लेकिन दुकानदार चालू होता है, वो क्या करता है, इस वाले पे पहले ये डिस्काउंट देता है, फिर जो आंसर आता है उस पे नेक्स्ट डिस्काउंट देता है, इसलिए इसको एक ही बार यूज करते हैं। अब इसको सॉल्व वही तरीके से कर लेंगे तो 1000, ये 30 अपॉन 100, अब देखो ओरल हो जाएगा, 30 अपॉन 100, 100 में से 30 गया, 70 अपॉन 100 इंटू 10 गया तो 90 अपॉन 100, जीरो से 2 जीरो 3 जीरो कट गए, यानी 1 जीरो से 0 कट गया, 9 6 63, 630 रुपए। तो एक्स्ट्रा जो देना पड़ा, पहले वाले फ्लैट डिस्काउंट में 600 रुपए की चीज मिली, दूसरे वाले में 630 की, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे किया या डिफरेंस जो हुआ अमाउंट का वो हुआ 30 रुपीज। तो 30 रुपए उसको डबल डिस्काउंट के बाद भी फालतू देने पड़े। तो इससे तो मैं समझ में आ गई होगी कि फ्लैट डिस्काउंट ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू, वैसे देखने में 30 प्लस 10 40 लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में 40 नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट मिलता है। अब देखो इसके बाद एक लास्ट आज का गेम, इसके बाद देखो मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी सोच रहा हूं कि लगभग मैं रोज तुम्हें 4-5 क्वेश्चन तो करा दूंगा, एक आध कॉन्सेप्ट। अब देखो मैंने 5 क्वेश्चन कराए, लेकिन तुम लोग अपने घर बैठ के, तुम्हारे पास बुक्स वगैरह सब होंगी, वहां से फिर अब इसके बेस पे तुम 2-4 क्वेश्चन अपने आप कर लो तो घंटा पूरा हो गया। और बाकी सब्जेक्ट्स भी तुम्हें तैयार करने 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी तो चाहिए, तो मैथ्स के लिए 1-1.5 घंटा सफिशिएंट है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट ये बहुत रिपीट होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और मैं इसको एक बिल्कुल नई स्टाइल से समझाऊंगा, कि ट्रिक की स्टाइल से समझाऊंगा, ट्रिक। तो इसमें कह रहा है कि एक एग्जाम है जिसमें 32% स्टूडेंट फेल्ड हो गए मैथ्स में, और 40% फेल हो गए साइंस में, और 20% फेल हो गए दोनों में। अब हमें बताना है कि कितने परसेंट दोनों में पास हुए। तो भाई देखो इसकी भी ट्रिक्स दे रखी है, मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिक क्या दे रखी है, मैंने भी देखी है। 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड %, मेरे को भी समझ में आ गई कि ट्रिक दे रखी है, कोई बात नहीं। एक्स क्या है, एक्स वो है जिसमें मैथ में फेल हुए वो एक्स, जो साइंस में फेल हुए वो वाई, और जो कॉमन हुए वो जेड। लेकिन मैं इस ट्रिक को तुम्हें फोटो से समझाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट उससे मैच करता है, मैथमेटिक्स का बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th में आता है वेन डायग्राम। मैं इसे वेन डायग्राम से समझाऊंगा तो तुम्हारी समझ में आराम से आएगा, बहुत प्यार से। देखो मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है, और इस सेट के अंदर पूरे स्टूडेंट है मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में, क्योंकि ये सब परसेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो मैंने टोटल बच्चे क्लास के 100 सोच लिए। अब इन्हीं सारे बच्चों में से, इन 100 बच्चों में से कुछ बच्चे मैथ में फेल हुए, कुछ साइंस में हुए, कुछ दोनों में हुए, और कुछ पास हुए, यानी हमारे पास 3 वैरायटी के लोग हो गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक वो बच्चे जो मैथ्स में फेल हुए, क्योंकि वो थे तो इन 100 में से, ये बच्चे मैथ्स में फेल हुए, MF मैथ्स के फेलियर बच्चे। ये बच्चे साइंस में फेल हुए, MS
FS फेल इन साइंस, और ये थे FM यानी फेल इन मैथ्स। लेकिन क्वेश्चन में एक गेम था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों में फेल हुए, इसका मतलब इन दोनों में से कुछ बच्चे कॉमन थे। तो अब मैं सेट को ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊंगा। ये सेट हुआ फेल स्टूडेंट ऑफ साइंस, ये सेट हुआ फेल स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, और ये बीच का जो पोर्शन आया ये दोनों का कॉमन पोर्शन हुआ, यानी इसमें वो बच्चे आए जो मैथ्स में भी फेल थे और साइंस में भी, पर गिने तो एक ही बार जाएंगे। अब एक बच्चे को अगर हमने मैथ्स में फेल गिन लिया और हमसे वो पूछ रहा है ये वाले बच्चे, तो वो इनमें तो काउंट नहीं होगा ना, इसलिए हम इसको अब आसानी से 2 सेकंड में कर सकते हैं। देखो बच्चे 32% फेल इन मैथ्स, यानी 100 का 32% 32, यानी 32 बच्चे मैथ्स में फेल हुए, केवल मैथ्स में। इसके अलावा 40 स्टूडेंट फेल इन साइंस, 40 बच्चे साइंस में फेल हुए, 40% फेल इन साइंस, और 20% दोनों में फेल हुए। 20% को सीधा बना दो। अब तुम्हें क्लियर पता चल रहा है कि बाकी के बच्चे कितने बचे, तो इस टोटल में से इन सबको हटा दो, यानी 100 माइनस 32 40 माइनस 20, ऐसे करके लो। वो वहां से माइनस ना करके यहां से माइनस होगा कि जो तुम्हारे पास ये वाले बच्चे थे मैथ्स के और साइंस के, क्योंकि जो ये 20 बच्चे थे वो या तो यहां गिनोगे या यहां गिनोगे, तो जो तुमने दोनों में गिने हैं तो उसको तुम कॉमन में से माइनस कर लो। तो अब तुम्हारे पास आंसर आया 100 माइनस ये हुआ 72 माइनस 20, यानी 100 माइनस 72 माइनस 20 52, और 10 में से 2 गए 8, और 9 में से चले गए 48, यानी 48% बच्चे पास हुए। तो तुम्हें क्या करना है, जो ये कॉमन वाला गेम है इसको समझना है कि जो मैथ्स के फेलियर थे और साइंस के फेलियर थे, क्योंकि इसको गिनना तो एक में ही है, तो उसको फिर तुम्हें क्या करना है, प्लस करके जो ये फॉर्मूला यहाँ बनाया था वो बाद में उसको माइनस करना है। तो जो कॉमन वाला बच्चा रहेगा उसको ये माइनस कर दोगे, और इस वेन डायग्राम से बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम चाहो तो इसको आसानी से समझ सकते हो वेन डायग्राम से। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हम वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ जाते हैं, यानी चीजें हमारी समझ में पिक्चर से, एक पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, यानी पिक्चर से हम वो सारी चीजों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं जिनको हम वर्ड्स में नहीं समझ पाते। तो मेरे को उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो दूंगा मैं परसेंटेज का कोई नया टॉपिक ढूंढ के, तब तक इनके बेस पे तुम और क्वेश्चंस करो। थैंक यू।